नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान बचे रहे, और महाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खिला रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, एक 15 साल नौजवान की मौत। अवाम में शदीद बरहमी। नौजवानों ने खिला रोड पर धरना मुनज़्ज़म किया और फिलफोर भारी भरकम लोडिंग गाड़ियों के दाखिले को रोकने का मुतालबा किया। खिला रोड पर हादसे में हलाक होने वाले नौजवान के अफराद खानदान को मुआवजा देने का मुतालबा। मोइन यूनुस ने 10 लाख एक्स ग्रेशिया और डबल बेडरूम मकान की मांग की। मजलिसी कायदीन ने मुमकिन ताउन का तयख्खुन दिया। जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का इनेकाद। बैनुल अक़वामी शोरा ने अपने कलाम से माहौल को रूहानी बना दिया। मुशायरा सुबह 3 बजे तक जारी रहा। गनट्रस्ट शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी के तरबियत याफ्ता शूटर्स का नेशनल मुकाबलों में शानदार मुजाहरा। शूटर्स ने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। जल्द ही ये शूटर्स आलमी मुकाबलों में शरीक होंगे। अब खबरें तफसील से। खिला रोड पर दिलखराज सड़क हादसा, वालिदैन अपने इकलौते बेटे से महरूम हो गए। बिलखते हुए वालिद को देखकर कई आंखें अशबार हो गईं और एक सफ़े मातम बिछ गया। शेख फराज नामी ये नौजवान इंतहाई मिलनसार और दीनी मिजाज का हामिल था। अवाम टीवी इंतजामिया इसके अफराद खानदान के गम में बराबर का शरीक है। एक अफसोसनाक दिल को दहला देने वाला हादसा, एक कम उम्र नौजवान खिला रोड पर सड़क हादसे में हलाक हो गया। इसकी मौत पर सफ़े मातम बिछ गया। कहते हैं कि मौत वो है जिस पर करे जमाना मातम। शेख फराज की अचानक हादसाती मौत ने लोगों को हिला कर रख दिया। इस कम उम्र खूबसूरत नौजवान की हादसाती मौत ने रंजो गम का माहौल बना दिया। शेख फराज एक मिलनसार व दीनी मिजाज का हामिल नौजवान था। बड़ों के अदब व एहतराम की वजह से बड़े अफराद इससे शफकत से पेश आते थे। कल वो अपने दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार किला रोड से गुजर रहा था कि एक तेज रफ्तार आइचर जिसका नंबर TS15 TC 6812 है, इसने इस नौजवान को टक्कर दे दी और यह नौजवान शदीद जख्मी होकर बरसरे मौका ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान मौजज़ाती तौर पर महफूज रहा। बताया गया कि शेख फराज अपने वालिद का इकलौता बेटा था, जबकि इसकी 2 बहनें हैं। अपने इकलौते बेटे की अचानक हादसाती मौत पर बिलक बिलक कर रोते वालिद को देखकर हर शख्स अशबार हो गया। जवां बेटे की मौत ने बाप को हिला कर रख दिया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही शहर के कई अहम कायदीन मुकाम में हादसा पहुंच गए, जिसमें डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस M.A. फहीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान, मिर्जा अफसर बेग के अलावा कांग्रेस कायद मोइन यूनुस और दीगर शामिल थे। रूरल सर्कल इंस्पेक्टर रवि भी मुकाम हादसा पहुंचे। इस मौके पर अवाम ने किला रोड की सूरत हाल पर इनसे इस्तिफसार किया और ये सवाल उठाया कि बरसों से जो ट्रैफिक आजम रोड से गुजरता था उसको खिला रोड पर क्यों मोड़ा गया। इसके बरक्स बाईपास रोड से इस ट्रैफिक को गुजारा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि खिला रोड जैसी सड़क को ट्रैफिक में इजाफा करते हुए पुरखतर बना दिया गया, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। अवाम ने मुतालबा किया कि फिलफौर इस सड़क को ट्रैफिक से पाक बनाया जाए। इस खिला रोड पर इससे कब भी हादसात पेश आ चुके हैं, इसके बावजूद भी महकमे ट्रैफिक के हुकाम का इस सूरत हाल को नजरअंदाज करना हैरत अंगेज है। आज महकमे जाती इस गलती की वजह से शेख फराज के वालिदैन अपने इकलौते बेटे से महरूम हो गए। 15 साल शेख फराज की मौत ने इसके वालिदैन को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। जिले हुकाम को इस बिलखते व सिसकते हुए बाप के आंसुओं को अहमियत देनी होगी और फिलफोर ट्रैफिक के इस बेहंगम मसले की यकसुई करनी होगी। इस भारी ट्रैफिक को फिलहाल गौशाला रोड से ईदगाह जदीद की रोड से किला चौराहे तक लाया जा सकता है। इस तरह भारी भरकम लोडिंग गाड़ियों से अवाम को निजात मिलेगी। इस मुतबादिल सड़क की मौजूदगी के बावजूद किला रोड पर मज़ीद
बड़ी गाड़ियों को चलाना हैरत अंगेज और माना खैज लगता है। अलबत्ता आरटीसी बसों को रोकना या इनका रुख मोड़ना फिलफौर मुश्किल है, लेकिन बड़ी गाड़ियों को रोका जाए तो किला रोड ट्रैफिक के आधे मसले की यकसुई हो जाएगी और ये सड़क बहुत हद तक महफूज हो जाएगी। करके बोल के चलेगा बच्चा। क्या करता था बेटा आप लोग? स्कूल में रोज उसी क्लास में पढ़ते थे। बच्चा कहाँ रहते हुए आप लोग? बच्चे का नाम क्या है? शेख फराज। कितने साल के भाई? खिला रोड पर सड़क हादसे की अहम वजह सड़क की तंगदामनी और भारी ट्रैफिक का हजूम है। सीआई रूरल ने तयक़ुन दिया कि इस मसले की मुमकिना यकसुई की जाएगी। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने सड़क पर खड़ी की जाने वाली गाड़ियों को अहम मसला करार दिया और स्पीड ब्रेकर्स की जरूरत पर जोर दिया। किला रोड पर सड़क हादसे में शेख फराज नामी 15 साल नौजवान की मौत ने रंजो गम का माहौल बना दिया और अवाम का एक बड़ा हुजूम वहां जमा हो गया। इत्तला मिलने पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद वहां पहुंचे और रूरल सर्कल इंस्पेक्टर रवि की क़यादत में पुलिस की भारी जमीयत मुकाम हादसा पहुंची। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इनसे ट्रैफिक के मसले की यकसुई का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो जल्दी हुकाम से बात करते हुए इस ट्रैफिक के मसले की यकसुई करवाएंगे और भारी भरकम लोडिंग लॉरियों के दाखिले को रुकवाएंगे और साथ ही किला रोड पर सड़क पर वाक़ कब्ज़ात को बर्खास्त करवाएंगे। इस मौके पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि किला रोड चौड़ी जरूर है, लेकिन इस पर लोगों ने आगे आकर अपने शेड्स बनाए हैं और इस सड़क के किनारे बसों और लॉरियों को खड़ा किया जा रहा है, जिससे ये सड़क मजीद तंग हो रही है। लिहाजा इन गाड़ियों को फौरी हटाया जाएगा और साथ ही किला रोड से मिलने वाली सड़कों पर बल्दी हुकाम से नुमाइंदगी करते हुए स्पीड ब्रेकर्स कायम किए जाएंगे और ट्रैफिक के मसले की यकसुई करने की मुमकिन यकसुई की जाएगी। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि इस नौजवान को इंश्योरेंस की रकम हासिल होगी, लेकिन साथ ही मजलिस इस बात की भी कोशिश करेगी कि नौजवान के अफराद खानदान को खुसूसी मुआवजा हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाए। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि मजलिस की जानिब से भी मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी और किला रोड पर ट्रैफिक के नज़्म को बहाल करने के इक़दाम पर भी जोर दिया जाएगा। मैं फैमिली के साथ, लेकिन ये जो हैवी व्हीकल्स है हर वक्त इसका कभी भी हम लोग इजाज़त किए, लेकिन एक सब्सिट्यूट की भी ज़रूरत रहती है कि हैवी व्हीकल्स वह शहर से होते हैं। बहरहाल जैसा कि सर्कल साहब ने कहा है कि हैवी व्हीकल्स को रोक देंगे और बहुत सारी चीज़ें अपने भी खामियाँ हैं। गैर ज़रूरी बस वगैरह जो पार्किंग करे हुए हैं और रोड को इंक्रोचमेंट भी करे हुए हैं बहुत सारे लोग। हालांकि एट प्रेजेंट खिला रोड 60 फीट की है, लेकिन चलने के वास्ते अपने को 30 फीट भी अवेलेबल नहीं। तो ये सब चीज़ हम सर्कल साहब से डिस्कस करें 2-3 दिन के अंदर ये गाड़ियाँ भी हटाएंगे और यूजुअली रोड पर जो इंक्रोचमेंट है उसको भी रोड को भी ब्रॉड करने की वास्ते कोशिश करेंगे। बहरहाल ये जो हुआ अफसोसनाक है। रही बात इंश्योरेंस वगैरह जो गाड़ी के जरिए होता है वो, और हुकूमती सतह पर हम डिप्टी मेयर साहब भी और दूसरे हमारे ये बाईपास रोड पर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस फैमिली को माली इमदाद पहुँचा सकें। तो 2 टाइप के बसेस है, इधर जाने के बसेस, उधर अभी भी बस कई बसेस वही आरसापल्ली से होते हुए जा रहे हैं। इधर जाने वाले बसेस यहाँ पर, क्योंकि बोधन बस स्टैंड भी इधर है, बोधन बस स्टैंड है तो इन्हीं बोधन बस स्टैंड पे बस को अटेंडेंट देने की ज़रूरत है, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। किला रोड पर बेहंगम ट्रैफिक हादसा का सबब किला रोड तंगदामनी का शिकार। इस सड़क पर भारी गाड़ियों और आरटीसी बसों के दाखिले पर रोक लगाई जाए। शेख फराज नामी नौजवान की हादसाती मौत के बाद लोगों में शदीद बरहमी। शहर के नौजवानों ने बड़ी गाड़ियों बिलखसूस आरटीसी बसों के किला रोड पर दाखिले पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। किला रोड पर मुनूर काबू संगम के आगे वाक़े पेट्रोल पंप के करीब एक खौफनाक व दिलखराज सड़क हादसे में एक कम उम्र नौजवान की मौत हो गई। ये नौजवान, जिसका नाम शेख फराज था, वो बोधन रोड से किला चौराहे की सिम जा रहा था। उसके साथ एक और दोस्त भी था, ऐसा आईनी शाहिदीन का कहना है। इस नौजवान को एक तेज रफ्तार आइचर ने टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया।
बताया गया कि ये नौजवान अपने वालिदैन का एकलौता बेटा था, जबकि इसकी 2 बहनें हैं। इस नौजवान की मौत ने लोगों को शदीद बरहम कर दिया। नौजवानों की भारी तादाद मुकाम हादसे पर पहुंच गई और आइचर के शीशे तोड़ दिए। मुकामी कायदीन और पुलिस ने मदाखलत करते हुए नौजवानों को रोक दिया। बादिजा नौजवानों ने जवासाल कांग्रेसी कायद मोइन यूनुस और इंचार्ज कॉर्पोरेटर मिर्जा अफसर बेग की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। नौजवानों का मुतालबा है कि किला रोड, जो कि अब एक मसरूफ तरीन सड़क बन चुकी है और तंगदामिनी का शिकार हो चुकी है, इस सड़क पर भारी ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। पहले बड़ी गाड़ियां बशमुल आरटीसी बसेस इस सड़क से नहीं गुजरती थी, लेकिन कुछ सालों से बड़ी गाड़ियों और आरटीसी बसों को इस सड़क पर मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये सड़क इंतहाई खतरनाक बन चुकी है और यहाँ पर आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं। लिहाजा नौजवानों ने मुतालबा किया कि इस सड़क पर बड़ी गाड़ियों और आरटीसी बसों की आमद व रफ्त को रोक दिया जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। शहर के तमाम अहम कायदीन और पुलिस की भारी जमीयत मुकाम हादसे पर पहुंच गई और हालात को बिगड़ने से रोका। मोइन यूनुस ने मुतालबा किया कि फिलफौर इस सड़क पर बड़ी लोडिंग गाड़ियों का दाखिला बंद करने का मुतालबा किया और साथ ही ये भी मुतालबा किया कि इस महलूक नौजवान के अफराद खानदान को 10 लाख रुपये एक्सग्रेशिया और डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए। कई बार हादसे हुए और किसी के कान में जूं भी नहीं गिर रही और आज हम बैठने का मकसद एक ही थे, सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही थे कि डिवाइडर आ रोको या पुलिस गाड़ियाँ नको आ बोल के, इसलिए से हम आज यहाँ नहीं बैठे। हम बैठे इसलिए से जो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, ये गरीब घर का बच्चा है। एक रिक्वेस्ट है और एक डिमांड भी है, पब्लिक डिमांड है, जितने भी निज़ामाबाद के लीडर आए, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, मेयर साहब हो, डिप्टी मेयर साहब हो, जितने भी अहदेदार हैं और कलेक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात से कि बच्चा बहुत गरीब घर का है, बच्चे के घर को 10 लाख रुपए, एक डबल बेडरूम और एक गवर्नमेंट जॉब देना साहब नावाजिबी जान चलेगी बच्चे की। ऐसे कई बच्चों की जान चलेगी और कितनों की जान लेते बोल रहे हैं। गन शूटिंग के सिले में मुनक्किदा नेशनल मुकाबलों में गन टच शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी के तरबियत याफ्ता शूटर्स का शानदार मुजाहरा। 7 शूटर्स ने राइफल व पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 2 ने सिल्वर और 2 ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ट्रस्ट के जिम्मेदार मुजाहिद नूरानी ने शूटर्स को मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद में गन ट्रस्ट शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी निजामाबाद का कुछ अर्सा कबल क़याम अमल में आया। यहाँ पर नौजवानों और बच्चों को गन चलाने की तरबियत फराहम की जाती है और कैसे बेहतरीन निशाना लगाया जाए सिखाया जाता है। गुज़िश्ता 2 सालों में यहाँ कई बच्चों ने तरबियत हासिल की और निशानाबाजी में ज़बरदस्त महारत हासिल कर ली। इन बच्चों को और नौजवानों को राइफल और पिस्तौल चलाने की तरबियत दी जाती है, जिसमें इन नौजवान और बच्चों ने ज़बरदस्त महारत हासिल कर ली। बच्चों और नौजवानों को उम्र के लिहाज से कैटेगरी बनाकर तकसीम किया जाता है और उम्र के लिहाज से ही इनमें मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाता है। 29 और 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के शिरडी में एयरगन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सिलिंग शॉट एसोसिएशन की जानिब से 6th नेशनल एयरगन व सिलिंग शॉट चैंपियनशिप 2021 का इनेकाद अमल में आया, जिसमें गन ट्रस्ट के तरबियत याफ्ता नौजवानों और बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने फन व महारत का शानदार मुजाहरा किया और मेडल हासिल किए, जिनमें मोहम्मद अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद वासिन ने 10 मीटर के मुकाबले में 12 साल कैटेगरी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह हमजा उमर वल्द उमर अब्दुल्ला 10 मीटर 14 साल कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद शहीर माज वल्द मोहम्मद अजहर ने 10 मीटर 16 साल कैटेगरी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द मोहम्मद वासे ने 10 मीटर 19 साल कैटेगरी में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा साद वल्द मोहम्मद अजहर ने 15 मीटर फासले की 14 साल कैटेगरी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया और ये तमाम मुकाबले राइफल शूटिंग के थे। इसी तरह पिस्तौल शूटिंग के मुकाबले में मोहम्मद मुस्तबा वल्द मोहम्मद अजहर ने 10 मीटर फासला 12 साल कैटेगरी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी तरह इंतखाब आलम वल्द दफेदार खान ने 10 मीटर फासला और ओपन मेंस कैटेगरी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा शेख मुस्तकीम शेख अफनान उद्दीन ने राइफल शूटिंग में अलग अलग कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया और साथ ही शेख हसन उद्दीन और मोहम्मद तलहाउद्दीन ने 12 और 14 साल कैटेगरी राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
इन गोल्ड मेडल याफ्ता शूटर्स को जल्द ही इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए सिंगापुर भेजा जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही एसोसिएशन की जानिब से ऐलान मुतवक्के है। निजामाबाद के राइफल और पिस्तौल के शूटर्स के शानदार मुजाहरे पर मुजाहिद नूरानी और दीगर कई अफराद ने नाज़रीन लेना एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखें, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन रोड पर शाहीन बाग ग्राउंड पर जमात उलमा निजामाबाद की जानिब से जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाता मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुतबर्रिक जलसे से मौलाना क़यासुद्दीन रहमानी और दीगर उलमा ने मुखातिब किया। शाहीन बाग ग्राउंड पर जमात उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का अहतमाम किया गया। जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने कहा कि अल्लाह से अपने रिश्ते और मजबूत बना लो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में भर लेना ही ईमान का तकाजा है। इस जलसे की सदारत सदर रियासती जमात उलमा मौलाना ग़यासुद्दीन रहमानी ने की और अपने खिताब में कहा कि अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए अहकामाती खुदाबंदी पर सख्ती से अमलावारी की जाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर भी सख्ती के साथ अमलावारी की जाए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही मोमिन के लिए लाजमी है। इताअत से रोगर्दानी करते हुए मोहब्बत का दावा करना इंतहाई नामुनासिब बात होगी। इस जलसे को दीगर उलमा इकराम ने भी मुखातिब किया। इस जलसे की निगरानी सदर जिला जमात उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने की, जबकि हाफिज जाकिर रशीद इसके कन्वीनर थे। हाफिज अब्दुल हकीम और मुफ्ती इब्राहिम खान ने इंतजामात में हिस्सा लिया। मैंने आयत पढ़ी थी, हज़रत मुफ्ती साहब ने भी वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा भी है, नमूना भी है। इस उसवे से फ़ायदा कौन उठाएंगे? हुज़ूर के मॉडल को कौन अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा करेंगे? कौन इस नमूने को दुनिया के अंदर फिर जाहिर करेंगे अपने अमल से, अपने किरदार से? लिमन कान यरजुल्लाह, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह को राजी करने की तड़प है, जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज है, जिसका ईमान क़यामत के दिन पर मजबूत है और जिसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के जिक्र से वाबस्ता है।
یہ 3 صفات رکھنے والے لوگوں کو اس بات کی توفیق ملے گی کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کی مبارک زندگی کو، آپ کی سنتوں کو زندگی میں اپنائیں گے اور نمونہ پوری دنیا کے سامنے اپنے نبی کا پیش کریں۔ ہم جائزہ لے لیں آج، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی ہر مسلمان جائزہ لے کر دیکھ لے کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک ہمارا کون سا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت اور آپ کی ادا کے مطابق۔ میرے بھائی، ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں بے دین مسلمانوں کو تو چھوڑیے، جو دیندار کہلاتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ان کا بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوے کے مطابق۔ آپ کو بات تلخ لگے گی، کڑوی لگے گی، مگر حقیقت ہے۔ آج مسجد میں مسلمان نماز بھی سنت کے مطابق، اور آپ نے جیسی نماز پڑھی ہے اور جیسی نماز پڑھنے کی امت کو تلقین کی ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ مسجد میں جائزہ لے لیجئے، اگر آپ کو تھوڑا سا نماز کے بارے میں علم ہے، اس کے فرائض کے بارے میں، اس کی سنتوں کے بارے میں، اس کے آداب کے بارے میں، تو آپ یقین مانیے 80% لوگ سنت کے مطابق اور جس طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نماز میں۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے؟ نماز کی چوری کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رکوع سجدہ نماز کے ارکان صحیح نہیں کرتا، جلدی جلدی کرتا ہے، وہ نماز کا چور ہے، بدترین چور ہے۔ آپ دیکھو مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ رکوع سے پورا اٹھتے بھی نہیں کہ پھر سجدے میں چلے جاتے، سجدے سے تھوڑا اٹھتے بھی نہیں کہ پھر سجدے میں چلے جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین چور۔ یہ تو ہماری عبادات کا حال ہے، اس سے آگے بڑھ کے معاشرت، تجارت، ملازمت، زراعت، اخلاق، انسانیت سے ہمدردی، ان شعبوں کا جائزہ لیجئے تو اس میں اتنا بھی۔ پھر اس کے باوجود ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آسان کر دیا، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی جو کسی کے بارے میں بول سکے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، آسان فرما دیا، فرمایا کہ محبت کسے ہے مجھ سے کسے نہیں ہے، یہ فیصلہ کوئی انسان کرتا تو دوسرے لوگ اس کی گردن اڑا دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے خود فیصلہ کہ بھی بولیں گے سب ہمیں حضور سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے عشق ہے، بولیں گے سب، لیکن واقعی محبت کرنے والا کون ہے، کون سچا ہے، کس کے دل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کس کے دل میں حضور کا عشق ہے؟ حضور نے ایک معیار دیا، ایک پیمانہ دیا، اس پر جانچا جائے گا۔ سواری بدل جاتی ہے، سوار نہیں بدلتا، حتیٰ کہ جہنم میں سزا دینے پر جسم فنا بھی ہو جاتا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، سواریاں بدلتی رہتی ہیں پر سوار نہیں بدلتا۔
इससे ये बात मालूम हुई इंसान का जिस्म है और रूह भी है। और याद रखिए जिस्मानी रिश्ते भी हमसे वाबस्ता हैं, रूहानी रिश्ते भी हमसे वाबस्ता हैं। और जिस्मानी रिश्ते दुनिया की हद तक हैं, रूहानी रिश्ते हमेशा हमेश के लिए। और ये रिश्ता अगर अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हमसे समझ में आया तो फिर हुकूक की अदायगी भी आसान होगी। अल्लाह करे कि हम सब को समझा दे और उस पर अमल हम सब के लिए आसान हो जाए। भाइयों, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी को हमको समझना ज़रूरी है। और ये बात है, दुनिया का रिश्ता हो कि आखिरत का रिश्ता हो, दुनियावी रिश्ते हों या उखरवी अल्लाह उसके रसूल के रिश्ते हों, हर रिश्ते का अगर हक अदा किया जाता है रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता है। अगर हक अदा नहीं किया जाता तो रिश्ता कमजोर भी होता है, टूट भी जाता है, पर बंदे को एहसास नहीं होता। निकाह करने के बाद अगर शौहर बीवी का हक अदा न करे, बीवी शौहर का हक अदा न करे, औलाद माँ बाप का हक अदा न करे, माँ बाप अपनी औलाद का हक अदा न करे, तो फिर भाइयों याद रखना ये रिश्ते टूट जाते हैं। आप देखते भी हैं दुनिया में, अगर औलाद कोई फर्माबरदार होती है और बाप की खिदमत करती है, माँ की खिदमत करती है और खिदमत में कसर नहीं छोड़ती, बाप इतना खुश होता है सारी जायदाद उसके नाम करने के लिए तैयार हो जाता है। जो औलाद अपने माँ बाप का हक अदा नहीं करती, इन्हिराफ करती है, खिदमत से जी चुराती है, और बाज़ औलाद तो इस कदर नाफरमान होते हैं कि बाप मजबूर होकर अखबार में ऐलान देता है, ऐलान आग देता है, ये मुसलसल मेरी औलाद की नाफरमानी की वजह से मैं ऐलान करता हूँ आज से वो मेरा बेटा नहीं, मैं उसका बाप नहीं। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ हुकूक की अदायगी अगर होती रहेगी रिश्ता मजबूत रहेगा, अगर हुकूक की अदायगी नहीं रहेगी तो फिर याद रखना हम कितना भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी का दावा करें, पर अल्लाह उसके रसूल के यहाँ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। देखने वाला बन गया। कोड़ का मर्ज है, अल्लाह ने उस नबी के मौजज़े में ये बात रखी थी कि वो कोड़ का मर्ज हाथ फेरते ही सही हो गया। हर नबी के साथ अलग अलग किस्म के मौजज़े थे, नबूवत की दलील के तौर पर, प्रूफ के तौर पर। ऐसे ही मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब अपनी नबूवत का दावा किया और अपने नबी होने का ऐलान किया तो लोगों ने आपसे भी अपने नबूवत की दलील पूछी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की दलील में जो बात पेश की, अजीज दोस्तों बुजुर्गों, वो सुनने के काबिल है। आप चाहते तो चमकते चांद को उतार ले सकते थे, खड़े दरख्त को बुलाते तो वो आ जाता था, कंकरियों को इशारा करते तो वो कंकरियां खुद कहती थी कि आप क्या। आपके बेशुमार मौजज़े हैं और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खुसूसियात और कमालात से नवाजा था, लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों को बाजू रखकर जो बात पेश की नबूवत की दलील में, वो पेश की, ऐ अहले मक्का, ऐ अरब वालों, ऐ मुझको जानने पहचानने वालों, ऐ लोगों, मेरे नबूवत की दलील अगर तुम मुझसे मांगते हो तो मेरी नबूवत की दलील ये है कि मैं तुम्हारे दरमियान पला बड़ा हुआ, बचपन मेरा तुम्हारे दरमियान गुजरा, जवानी
تم نے دیکھی، اور اب جب 40 سال کی عمر ہو چکی اور میں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا، تو اب میرے نبوت کی دلیل بس یہ ہے کہ اگر تم نے مجھے اس 40 سالہ دور میں، اس 40 سالہ زندگی اور 40 سال کی عمر میں کہیں کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہو، یا جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہو، ایسا سنا ہو، تو بتاؤ میری 40 سالہ زندگی آپ سب کے لیے نبوت کی دلیل کے طور پر نمونہ ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ایک مدت میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے جس میں کہیں جھول نہیں ہے، کہیں انگلی رکھنے کا بھی آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ ایسی صاف ستھری زندگی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس زندگی کے بعد تم خود نے مجھ سے کہا امین اور صادق ہے، یہ نوجوان امیر اور صادق ہے، امانت دار سچا نوجوان ہے، تمہارے لقب ہے۔ میں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزار کر دکھلائی، یہی میری زندگی نمونہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جمعیت علماء نظام آباد کی جانب سے نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ ملک کے خطاور نعت گو شعراء کرام نے اپنے مترنم نعتیہ کلام سے سما باندھ دیا تھا۔ صبح 3 بجے تک مشاعرے کا کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں آیا۔ مفتی طارق جمیل اور ریحان تابش کو بار بار سنا گیا۔ جمعیت العلماء نظام آباد کی جانب سے نوودیا پیٹرول پمپ سے متصل شاہین باغ گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس مشاعرے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت گو شاعراء کرام نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ معروف شعراء میں مفتی طارق جمیل قاسمی، مولانا قاری ریحان تابش، حافظ علیم الدین اور دیگر نے مترنم انداز میں نعت پڑھتے ہوئے سما باندھ دیا۔ مفتی طارق جمیل قاسمی اور مولانا ریحان تابش کو بار بار سنا گیا۔ صبح 3 بجے تک یہ نعتیہ مشاعرہ جاری رہا۔ ایک روحانی منظر تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ اس جلسے کی کامیاب و متبرک مشاعرے کی کامیاب نظامت ضلع کے معروف شاعر اشفاق اصفی نے کی، جبکہ مشاعرے کی صدارت ریاستی جمعیت العلماء مولانا غیاث الدین رحمانی نے کی، جبکہ اس جلسے کی نگرانی صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ لائق خان نے کی اور کنوینر حافظ ذاکر رشید تھے۔ اکابری جگہ فروغ ہے، میں دعائیں لینا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، توجہ رکھیں کہ یہ جہان کا مسئلہ ہے، یہ جہان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، جہان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جہان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ جہان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ فیصلہ ہے پکا منکر ہے اس کا کافر، یہ میرے نہیں نبی کے، یہ میرے نہیں نبی کے، یہ میرے نہیں نبی کے فرمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ جہان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور کتنا اہم مسئلہ ہے، عشق کا عرفان کہاں سے، یا خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں،
جو تیرے حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں، یا خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیرے حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں، ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے عمدہ کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ بہت اچھا کہا بھائی، بہت اچھا کہا بھائی، بہت اچھا کہا۔ ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے عمدہ کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ منہ بولتا قرآن ہے سرکار مدینہ، منہ بولتا قرآن ہے سرکار مدینہ، منہ بولتا قرآن ہے سرکار مدینہ، اب اس سے بڑی کوئی بھی تفسیر نہیں ہے، اب اس سے بڑی کوئی بھی تفسیر نہیں ہے، اب غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو، غموں کی آزمائش ہو، غموں کی آزمائش ہو، خوشی کی شادمانی ہو، پیام حق کو پہنچانے امام الانبیاء، پیام حق کو پہنچانے امام الانبیاء آئے، جو کفر و شرک و بدعت سے بچی تو بعد مرنے کے، جو کفر و شرک و بدعت سے بچی تو بعد مرنے کے، سلامت جسم رہتا ہے کفن میں نہیں ہوتا، سلامت جسم رہتا ہے کفن میلا نہیں ہوتا، دکھے دلوں کا مقدر جگا دیا 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 ہوتا، نبی کی نعت میں پڑھ کر سنا دیا ہوتا، نبی کی نعت میں پڑھ کر سنا دیا ہوتا۔ آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ خلا روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ، ایک 15 سالہ نوجوان کی موت، عوام میں شدید برہمی، نوجوانوں نے خلا روڈ پر دھرنا منظم کیا اور فلف اور بھاری بھرکم لوڈنگ گاڑیوں کے داخلے کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ خلا روڈ پر حادثے میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے افراد خاندان کو معاوضہ دینے کا مطالبہ، معین یونس نے 10 لاکھ ایکس گریشیا اور ڈبل بیڈ روم مکان کی مانگ کی، مجلس قائدین نے ممکنہ تعاون کا تیقن دیا۔ جمعیت العلماء نظام آباد کی جانب سے جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد، بین الاقوامی شعراء نے اپنے کلام سے ماحول کو روحانی بنا دیا، مشاعرہ صبح 3 بجے تک جاری رہا۔ گنٹرس شوٹنگ اسپورٹس اکیڈمی کے تربیت یافتہ شوٹرز کا نیشنل مقابلوں میں شاندار مظاہرہ، شوٹرز نے گولڈ میڈل، سلور اور برونز میڈلز حاصل کیے، جلد ہی یہ شوٹرز عالمی مقابلوں میں شریک ہوں گے۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔